हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फीवर। फीवर क्या है? फीवर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, पहले हम वो देखते हैं। पहले तो फीवर क्या होता है, कहाँ पर हम फीवर को मेजर करते हैं, टाइप्स ऑफ फीवर पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर, किस तरीके से बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है जिससे कि फीवर हमें आता है, कोजेस ऑफ फीवर, क्या कारण है फीवर के, लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ फीवर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन, अगर फीवर होता है तो हमें कौन सी जांचें करवानी है, बेनिफिट्स ऑफ फीवर, फीवर के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फीवर, देन मैनेजमेंट, केसेस को ट्रीट करेंगे हम। तो सबसे पहले आते हैं हम फीवर। व्हाट इज द फीवर? फीवर क्या है? फीवर implies an elevated core body temperature of more than a 38 degree Celsius. Fever is a response to cytokines and acute phase proteins and occur in infection and non-infectious conditions. तो फीवर क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा बढ़ जाना। अब ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? हमें इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन दोनों में देखने को मिलता है फीवर। फीवर का रिस्पॉन्स क्या है? जैसे यहाँ पे बताया साइटोकाइंस और एक्टिव फेज प्रोटीन, इनके रिस्पॉन्स में जो है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेफर्स टू टेम्परेचर ऑफ विसरास एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बॉडी का टेम्परेचर कहाँ मेंटेन होता है, क्या होता है? वो हमारे बॉडी के विसरास और टिश्यूज का टेम्परेचर होता है। It is kept within the normal level by maintaining a balance between the heat gain and heat loss, which is regulated by hypothalamus. तो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए भी प्रोसेस होती है क्या? हीट गेन और हीट लॉस की, इन दोनों में बैलेंस बना रहता है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। जो कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर हीट गेन और हीट लॉस में किसी भी तरीके का जो है इम्बैलेंस देखने को मिलता है तो वो क्या करेगा? या तो फीवर करवाएगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो हाइपोथर्मिया जैसे कंडीशन को जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं साइट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो कहाँ पर हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे बॉडी के किस पार्ट में, वो देखते हैं। तो मोस्ट यूजुअल साइट जो है टेम्परेचर मेजर करने की वो होती है हमारी एक्सिला। यूजुअली ये टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन एक्सिला। किन कंडीशन में नहीं कर पाएंगे? जब अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन होता, वेन एवर पर्सपायरेशन लोड ओरल टेम्परेचर मेजर, तो किस कंडीशन में क्या करेंगे? हम ओरल टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो साइट कौन कौन सी है? ओरल कैविटी, एक्सिला, रेक्टम, फोर्थ इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बेस्ड थर्मोमीटर। Rectal temperature is a 1 degree Fahrenheit higher than oral temperature, which is a 1 degree Fahrenheit higher than a axillary. तो इस लाइन में क्या मतलब हुआ कि जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो ओरल टेम्परेचर के कंपैरिजन में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा आता है। और अगर इसी का कंपेयर करें तो ओरल टेम्परेचर जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर होता है एज कम्पेयर टू एक्जिमा। ठीक है, अब रेक्टल टेम्परेचर हम कब मेजर करते हैं? इन कोलेरा। ठीक है, कोलेरा की कंडीशन में हम रेक्टल टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है ड्यूरिंग कोलेरा, जबकि स्किन का जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? सब नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? कोलेरा की कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्म्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कितना होने पर हम उसे क्या कहेंगे, वो टर्म्स इस टेबल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36.7 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस। कितना है? 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। और वही फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना होगा? 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इस रेंज में फीवर मतलब इस रेंज में बॉडी का टेम्परेचर आता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। अब इस टेम्परेचर से या तो बढ़ता है तो वो फीवर में जाएगा, अगर कम होता है तो सब नॉर्मल हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है पेशेंट। अब माइल्ड फीवर कब कहेंगे? जब 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा बॉडी का। मॉडरेट फीवर कब कहेंगे? जब 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे। हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर कब कहेंगे? जब 103 से 105 डिग्री
बुखार आ रहा हो पेशेंट को। और अगर 105 डिग्री से ऊपर का बुखार है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। क्या, वहीं ये तो हम फीवर पढ़ रहे हैं, बट अदर टर्म्स क्या है, अगर बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तो डाउन कब कहेंगे, जब 95 से 97 की रेंज में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर है। बट अगर 95 या उससे कम है, इट मीन्स हाइपोथर्मिया हो रहा है उस पेशेंट को, ठीक है। अब डेली रूटीन हमारी लाइफ में जिनका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बॉडी का, उनके बॉडी के टेम्परेचर में भी वेरिएशन आता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। दोपहर में बॉडी का टेम्परेचर पीक पर होता है, ठीक है, और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा रात के 2 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो जाता है उस टाइम पे, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दोपहर में बहुत तेज धूप होती है, उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वेदर हमारा बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीवर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कंटिन्यूअस फीवर, रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, हेक्टिक, पैल एब्स्टिन फीवर एंड लो ग्रेड फीवर। अब इनको डिटेल्स करते हैं अपन। फर्स्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फीवर। व्हाट इज द कंटिन्यूअस फीवर? द टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन द 24 आवर्स। क्या कहना है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि इसमें जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूस राइज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और दिन भर में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं टेम्परेचर में, वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूस फीवर होता है, अगर ग्राफ के हिसाब से समझे इसको, तो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है, ये बेस लाइन को टच नहीं करता और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन शो नहीं करता है, ठीक है। ये बेस लाइन है और ये मान लो ये फीवर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इधर ही फ्लक्चुएट करता रहेगा और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस से कम ही फ्लक्चुएट करेगा और कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है, ठीक है। ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे लोबार न्यूमोनिया हो गया, टाइफाइड कंडीशन में, यूटीआई के केसेस में हमें कंटिन्यूअस फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर। द टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। बस इतना सा डिफरेंस है कि जो कंटिन्यूस फीवर अपन ने पढ़ा था उसमें 1 डिग्री सेल्सियस से कम का फ्लक्चुएशंस देखने को मिला था, अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे थे तो। बट रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो फीवर है ये बेस लाइन को टच कर सकता है, जैसे ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन को टच करके फिर तो ये फ्लक्चुएशन शो कर रहा है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम रेमिटेंट फीवर। ये कंडीशन कहाँ देखने को मिल सकती है, अगेन टाइफॉइड, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। दिस टाइप ऑफ फीवर इज द मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस। आप जब भी क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को देखोगे तो इस टाइप के फीवर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर। जब भी आता है नाम इंटरमिटेंट फीवर, हमारे माइंड में सबसे पहला नाम आता है मलेरिया। मलेरिया क्यों? क्योंकि तीसरे दिन वाला फीवर है, एक दिन छोड़ के आता है, पीरियोडिसिटी में आता है, तो ऐसे हमने कई सारी चीजें सुन के रखी हैं। बट इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, डिसीजेस हैं, जिसमें कि इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर होता है। तो पहले तो ये समझे कि इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर होता क्या। द टेम्परेचर इज प्रेजेंट ओनली फॉर सम आवर्स इन अ डे एंड रिमाइंड्स टू नॉर्मल फॉर अ रिमेनिंग आवर्स। तो क्या कहा इन्होंने कि प्रेजेंट ओनली फॉर सम आवर्स, जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और फीवर आया है वो ये कुछ ही घंटों के लिए होता है दिन में, और फिर वापस बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जैसे व्हेन दिस स्पाइक अकर डेली, अगर डेली आ रहा है फीवर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ घंटों के लिए आता है, फिर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वाटिडियन फीवर। अल्टरनेट डेज पे आ रहा है, एक एक दिन छोड़ के आ रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्सियन फीवर, जो मोस्ट कॉमनली हमें मलेरिया में देखने को मिलता है। थर्ड डे जो फीवर आता है 2 दिन छोड़ के, उसको क्वार्टन फीवर बोलते हैं। इंटरमिटेंट फीवर सीन इन मलेरिया, कालाजार, पाइमिया एंड सेप्टिसीमिया।
इन 4 कंडीशंस के अलावा भी और कंडीशंस है जिसमें हमें इंटरमिटेंट फीवर्स देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट कॉमन कंडीशंस ये है जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो अब साफ साफ यहाँ पर इसमें बोला गया है डेफिनेशन में ही कि प्रेजेंट ओनली फॉर सम आवर्स इन डे, बाकी फिर पूरे टाइम वो नॉर्मल रहेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर नॉर्मल रह रहा है तो वो बेस लाइन को टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसके फीवर का ग्राफ बनता है। नेक्स्ट है हेक्टिक और सेप्टिक फीवर। हेक्टिक और सेप्टिक नाम से समझ में आ रहा है, सेप्टिक फीवर से तो सेप्टिसीमिया हुआ होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, उसके कारण हो रहा है। तो इसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो पिक एंड नेडिर इज अ वेरी लार्ज रेंज। ठीक है, इसका पिक अगर देखें ग्राफ के थ्रू तो ये पिक है, फीवर का पिक, और इसके नेडिर मतलब इसके बीच के जो डिफरेंस है फीवर के वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है ग्राफ में, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है पेल एब्स्टिन फीवर। पेल एब्स्टिन फीवर आपको होचकिन्स लिम्फोमा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये फीवर का नाम क्यों पड़ा है पेल एब्स्टिन, कोई बता सकता है? पेल एब्स्टिन फीवर, पेल एक पेल और इफ्टिन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टाइप ऑफ फीवर को ऑब्जर्व किया था अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान या रिसर्च के दौरान। ठीक है, तो उन्होंने देखा था जो भी हॉजकिंस लिम्फोमा के पेशेंट हैं उनमें किस टाइप का फीवर हो रहा है कि टेम्परेचर में टेक 3 days टू राइज, रिमेन हाई 3 days, रिमाइंड्स इन 3 days, मतलब 3 दिन आ रहा है फीवर, 3 दिन वैसे ही रह रहा है, 3 दिन हाई बना रह रहा है, और 3 दिन उसको उतरने में लग जाते हैं। तो प्रॉपर 3 3 दिन मतलब प्रॉपर कितने दिन हो गए, 9 दिन का फीवर हो गया। अब उतने ही 9 दिन का गेप, 9 दिन पेशेंट कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिर अगेन 9 दिन आएगा, कैसे 3 दिन फिर बढ़ेगा फीवर, 3 दिन हाई रहेगा, देन 3 दिन फिर डाउन होने में लगेगा, देन फिर 9 days का जो है नॉर्मल पीरियड आएगा, फेब्राइल पीरियड जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप का जो फीवर है इसको बोला है उन्होंने पेल एब्स्टिन फीवर। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अलग अलग टाइम पे इस सेम थ्योरी दी थी। तो एक ऑथेंटिक दोनों को जो है क्रेडिट मिले, इसलिए दोनों के नाम से मिक्स करके इसका नाम रख दिया है पेल और एब्स्टिन, पेल एब्स्टिन फीवर। ठीक है, नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर। टेम्परेचर इज प्रेजेंट डेली स्पेसिफिकली इन द इवनिंग फॉर सेवरल डेज बट डज नॉट एक्सीड 37.8 डिग्री सेल्सियस एट एनी टाइम। लो ग्रेड फीवर मतलब बुखार तो है पर बहुत तेज नहीं है, 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपको टेम्परेचर पेशेंट का नहीं मिलेगा। पर क्या है, टेम्परेचर डेली आ रहा है, और स्पेसिफिकली कब आ रहा है, इवनिंग में, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है। और ऐसा हमने कहाँ देखा है, स्पेशल ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है, इवनिंग फीवर, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, ये ट्यूबरक्लोसिस के जो है की सिम्टम्स है। यूजुअली इट डज नॉट इंडिकेट डिसीज बट इट्स कॉमनली प्रेजेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये था हमारा लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट है कोजेस ऑफ फीवर। फीवर पढ़ लिया हमने, कहाँ से हम मेजर करेंगे, टेम्परेचर कब कितना होगा तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, ओके, सिम्टम्स क्या रहेंगे हम देखेंगे भी। जब टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं हम कोजेस ऑफ फीवर। पहला मोस्ट कॉमन कोज है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, पैरासाइटल हो, फंगल हो, रिकेशियल हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो फीवर उसके लिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म कैंसरस कंडीशन जो होती है पेशेंट में कई सारी, जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास, मैलिग्नेंसीज लाइक लिम्फोप्रोलिफरेटिव, हाइपरनेफ्रोमा, हेपेटोमा, इन सारी कंडीशंस में जो है फीवर एसोसिएट होता है। वस्कुलर डिसीज लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पोंटाइन हैमरेज, और भी कई सारे ऐसे वस्कुलर डिसीजेस जिसमें फीवर देखने को मिलेगा। क्रस इंजुरी,
कोई इंजुरी हो गई, चोट लग गई, उसके कारण भी आपको फीवर आ सकता है। इम्यूनोलॉजिकल, जैसे कि कोलेजन डिसीज, एसएलई, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उन कंडीशंस में भी फीवर रहेगा। ड्रग फीवर भी होता है, किसी किसी को पर्टिकुलर ड्रग्स लेने के कारण जो है फीवर होता है। और सीरम सिकनेस, ये सारे जो है कोजेस हैं फीवर के। क्या नेक्स्ट है एंडोक्राइन कोजेस, जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस, एडिसन्स डिसीज। मेटाबॉलिक कोजेस हो सकते हैं, जैसे गाउट, पोरफायरिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन के केसेस में आपको फीवर देखने को मिलेगा। हेमेटोलॉजिकली कैसे, जैसे एक्यूट हेमोलिटिक क्राइसिस हो जाए तब भी आपको फीवर देखने को मिलता है। हीट स्ट्रोक, रेडिएशन सिकनेस, बाहर गए, बहुत तेज धूप थी, लू लग गई, फीवर आ गया। मिसलेनियस, फैक्टिशियस फीवर, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फैक्टिशियस फीवर जो है एक तरीके का बॉडी। हाँ, तो फैक्टिशियस फीवर क्या पढ़ रहे थे अपन? फैक्टिशियस फीवर जो है ऐसा जिसमें कि वो प्रिटेंड करता है कि उसे फीवर है। हैबिचुअल हाइपरपायरेक्सिया, साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली भी हाई रहता है, तो उसको हैबिचुअल फीवर कहेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके के हमें कोजेस ऑफ फीवर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या रिएक्शंस होती है बॉडी में, क्या ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो फर्स्ट क्या है, जैसे ही कोई पायरोजेनिक स्टिमुलाई लाइक बैक्टीरिया इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो, इन्फ्लामेशन, एलर्जी, ड्रग, जो भी अभी हमने इतने सारे कोजेस पढ़े उनमें से वॉट एवर कोज हो सकता है, कोई भी कोज हो, वो क्या कर देगा, पायरोजन जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं तो एक्सोजिनस पायरोजन प्लस एंडोजिनस पायरोजन दोनों एक्टिवेट हो जाता है। एक्सोजिनस पायरोजन जैसे ही एंटर करते हैं बॉडी में, उसके रिस्पॉन्ड में हमारे एंडोजिनस पायरोजन उसके अगेंस्ट जो है एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स बॉडी में एंटर किया तो हमारी बॉडी ने क्या रिलीज किया, डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही हमारी बॉडी में डिफेंस करना, तो ये दोनों रिलीज होने लगते हैं। इनका काम क्या है, अब ये जैसे रिलीज हुए इन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया। जैसे इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे। साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, टीशू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर, इंटरफेरोन्स, ये सारी साइटोकाइंस रिलीज होने लग जाएंगे। और ये क्या करते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो क्या है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट है जहाँ पर, जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखना। अब जैसे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन जाता है तो वहां पर क्या करते हैं साइटोकाइंस, प्रीऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड वहां पर जाके स्टिमुलेट करते हैं किसको, कॉक्स एक कॉक्स जेट कॉक्स 2 एंजाइम को। ठीक है, किसको एक्टिवेट कर दिया इन्होंने, कॉक्स 2 एंजाइम। जैसे ही कॉक्स 2 एंजाइम एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, ये प्रोडक्शन बढ़ा देता है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का। किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है, इससे क्या होगा, हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट होता है, जो एक नॉर्मल पॉइंट पे सेट था, अब वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट इंक्रीज होता है तो बॉडी में किस तरीके से जो है रिएक्शंस आने लगते हैं। जैसे ही जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर था वहां पर एक फिक्स टेम्परेचर था कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये सेट पॉइंट है। बट कुछ एक्टिविटीज ऐसी हुई बॉडी में, ऐसी रिएक्शंस हुई, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुई, इंटरल्यूकिन रिलीज हुए, उन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवाया, उसके कारण जो ये थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने पे क्या हुआ, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि बॉडी परसीव्स कोल्ड, बॉडी को इससे ठंडक से फील होने लगी। अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, जो नॉर्मल वेसल्स थी अब वो कॉन्स्ट्रैक्ट होने लगेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिससे कि क्या होगा, हीट लॉस कम से कम होगा। तो किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे कि हीट लॉस जो है कम से कम हो। बॉडी सिवरिंग करेगी, जिससे क्या होगा, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी और हीट प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन, पहले हमने हीट लॉस को तो रोक दिया, लॉस कम कर दिया। ठीक है, और
प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन हीट ज्यादा से ज्यादा रह रही है बॉडी में, मतलब बन रही है, बॉडी की हीट इंक्रीज हो रही है। और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा के हमने हीट प्रोडक्शन करवा दिया। प्लस बिहेवियरल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आएगा कि पेशेंट को ठंडी सी फील हो रही है, कोल्ड परसीव कर रहा है, तो क्या करेगा, कंबल दे दो मुझे ओढ़ने के लिए, ठंडी लग रही है, तो और वार्म, बॉडी सरफेस एरिया से जो थोड़ी हीट लॉस हो रही थी वो भी नहीं होगी। कुछ फीवर ऐसे होते हैं जिसमें सीवरिंग नहीं होती, तो वहां पर ये काम कौन करेगा, वहां पर ये काम करता है ब्राउन फेट और हॉर्मोन्स। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मिलके एट द एंड क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, और इसे ही बोलते हैं हम फीवर। ये सारी मैकेनिज्म होती है, उसके बाद जो है हमारी बॉडी को, हमें फीवर फील होता है कि हाँ इसको पर्टिकुलर पर्सन को फीवर है। ठीक है, अब फीवर तो आ गया है, अब फीवर के कंटिन्यू बना रहेगा, बना रहना चाहिए, नहीं वो भी गलत है। लंबे टाइम तक फीवर अगर बना रहा तो वो हमारे ऑर्गन्स को जो है डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो अब फीवर आया, फीवर का क्या काम था, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के जो भी टॉक्सिन्स आए, बैक्टीरिया आए हैं, उसको किल करना। ये एक ये काम है। जब बैक्टीरिया किल हो चुके हैं, या जो भी इन्फेक्शन आए, इन्फ्लामेशन था, वो अगर दूर हो गया है, या फिर फीवर आया तो हमने क्या ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा कि अब बॉडी को वापस उसके नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है। तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने की, तो सबसे पहला काम तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि यही मेन था जिसने की फीवर थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट को जो है इंक्रीज किया था। तो इसके प्रोडक्शन को कम कर दो सबसे पहले, तो प्रोडक्शन हमने कम कर दिया। फिर क्या होगा, सेट पॉइंट रिटर्न टू नॉर्मल। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सेट पॉइंट जो है धीरे धीरे नॉर्मल रेंज पे आने लगेगा। जैसे नॉर्मल रेंज पे आएगा, क्योंकि बॉडी में अभी तो हीट है, वहां पर तो सेट हो गया है ब्रेन में कि अब जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हमने सेट कर दिया। तो क्या नॉर्मल सेट करने से बॉडी का टेम्परेचर सेट हो जाएगा, नहीं, अब इसके लिए भी तो बॉडी में रिएक्शंस होगी इसको नॉर्मल करने के लिए। अब रिएक्शंस क्या होगी, यहाँ पे वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अब इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या, वोसो डायलेशन। ठीक है, अब इसमें वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके हमने क्या किया था, हीट लॉस को कम किया था। अब वोसो डायलेशन करके हम क्या करेंगे, स्वेटिंग करवाएंगे बॉडी में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है सरफेस के थ्रू हीट का लॉस हो जाए। देन अब हीट लॉस होने के बाद क्या होगा, फिर बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस ऑफ फीवर। ठीक है, ना डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स ऑफ फीवर अकॉर्डिंग टू कोर्स। अगर हमें कोई बोलता है फीवर के सिम्टम्स बताओ, तो कॉमन सिम्टम सबको पता है क्या होगा, फीवर में फीवर आएगा, सबसे पहला सिम्टम। तो ये सिम्टम है। अब इसके अलावा भी होता है, या हेडेक होता है, बॉडी में जैसे बॉडी एक होने लगता है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत वीकनेस सी लग रही है, ये कॉमन फीचर है फीवर की। क्या इतने सिम्टम्स पता करके आप ये पता कर लोगे कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, मलेरिया है, डेंगू है? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारे कॉमन सिम्टम है जो कि हर टाइप के फीवर्स में मिलता है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, मलेरिया हो, डेंगू हो। ठीक है, तो अब हम डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो आपको पर्टिकुलर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकें कि इसको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो पहला है, अपन पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या है, फीवर, फीवर सब में आ रहा है, साथ में क्या हो रहा, बॉडी एक होता है, हेडेक ये भी है, थकान सी लगेगी, पर वायरल इन्फेक्शन में आपको सोर थ्रोट, रनी नोज, ड्राई कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा, और ये कैसा रहेगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, बहुत सीवियर टाइप का नहीं रहेगा। वहीं अगर देखें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाला फीवर हमेशा हाई फीवर होता है। ये माइल्ड टू मॉडरेट था, ये हाई फीवर है, चिल्स और आइगस के साथ आता है, और लोकलाइज्ड पेन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बॉडी एक मतलब जनरलाइज्ड पेन है, यहाँ पे लोकलाइज्ड पेन है। पस फॉर्मेशन, जहाँ पर भी आपको पस दिखे और फिर फीवर आए, मतलब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसमें कफ कैसा रहेगा, प्रोडक्टिव, मतलब बलगम के साथ कफ होगा, खांसी जो है बलगम के साथ आए। बर्निंग यूरिनेशन, अगर यूटीआई वाली कंडीशन है, यूटीआई भी कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
तो बर्निंग यूरिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मलेरिया। अभी यहाँ पे आपने जस्ट एक चीज चाहिए, वायरल और बैक्टीरियल, सिर्फ दो टाइप के फीवर पड़े, उसमें आपको मेजर डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, जैसे कि अगर ड्राई कफ है तो हम क्या कहेंगे कि वो मे बी वायरल, जरूर नहीं है कि वायरल ही हो, बैक्टीरियल भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ देखने को मिलेगा आपको, वायरल इन्फेक्शन में ड्राई कफ देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल में जो है प्रोडक्टिव कफ मिलेगा। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बलगम आने लगता है, हम पूछते हैं पेशेंट से बलगम आता है, पेशेंट बोलता है हाँ आता है। किस टाइप का होता है, कुछ बोलते हैं एकदम हाइटिस होता है, कुछ बोलते हैं एकदम येलोइश सा कफ आने लगा है। जैसे हम हमारी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर येलो स्पुटम आने लगा है तो कहते हैं कि खांसी पक गई है। पक गई सेंस की बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके पिक पे है, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो है डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया है, तो वो इस तरीके से सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, थर्ड इज मलेरिया। मलेरिया इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर है, हमने पढ़ा है। साइक्लिक फीवर जो कि हमेशा क्या ठंडी देके आता है, चिल्स के साथ आता है। और हाई फीवर रहेगा, वो फिर स्वेटिंग रहेगी, और हमें स्प्लेनोमेगेली भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो साइक्लिक पैटर्न ऑफ फीवर है, तो हम इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको मलेरिया हो सकता है। अगर आके पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर मुझे ठंड देके बुखार आ रहा है, और एक दिन छोड़ के आता है, या फिर दिन में थोड़े टाइम के लिए आता है फिर भी नॉर्मल हो जाता हूँ, इस तरीके की कंप्लेंट कहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि मे बी उसको मलेरिया हो सकता है। तो हम मलेरिया एंटीजन का टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं कि मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू सडन फीवर है, सडन हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, सीवियर बॉडी एक, जॉइंट पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, रेस, और ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। तो डेंगू में सब कुछ पता हो ना पता हो, हर किसी को बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता होता है कि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो प्लेटलेट क्या है, हमारा एक क्लोटिंग फैक्टर का काम करते हैं, वही नहीं रहा तो कहीं अगर ब्लीडिंग हुई तो उसको रोकने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स नहीं, तो क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी। प्लस जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द के साथ बुखार आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग वही जाता है कि कहीं डेंगू तो नहीं हो गया इसको, तो डेंगू का टेस्ट कराते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है डेंगू फीवर में, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ठीक है, रेट्रो ऑर्बिटल आंखों के आसपास या अंदर की साइड से दर्द सा महसूस होता है आंखों में। ठीक है, तो ये हो गया डेंगू। डेंगू की तरह ही चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में क्या होता है, वहां पर जो जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं वो स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। चिकनगुनिया में जो है स्मॉल जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और डेंगू फीवर में क्या होता है, जो लार्ज जॉइंट है जैसे नी, एल्बो, शोल्डर जॉइंट, इनमें दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर। स्टेप लेडर पैटर्न में जो इसका फीवर आता है, धीरे 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 राइज करता है इसका टेम्परेचर, अब कंटिन्यूस राइजिंग टेम्परेचर होता है। इसमें ऐसा फ्लक्चुएशंस वाला नहीं होता है कि पहले बढ़ा फिर घटा फिर बेस लाइन को टच किया, नहीं। इसमें आज जो है बुखार 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फिर थोड़ी देर में 99, 100, 101, 102, इस तरीके से धीरे धीरे जो है राइजिंग टेम्परेचर होता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हमने, स्टेप लेडर फीवर। साथ में कोटेड टंग मिलेगी, क्योंकि टाइफाइड फीवर में सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होता है, हमारा जीआईटी। और जहां भी जीआईटी इन्वॉल्व होता है, माउथ की जो ओरल केविटी है वहां पे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या तो अल्सर्स आ जाते हैं, कोटेड टंग रहेगी, मुंह से स्मेल आने लगेगी, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो टाइफाइड फीवर में क्या रहेगा, कोटेड टंग। साथ ही एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दोनों में से कुछ हो सकता है। और साथ ही रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है वो अपन बाद में पूरा अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, नाइट स्वेट, वेट लॉस और क्रोनिक कफ। निमोनिया, निमोनिया में प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, साथ ही चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस और क्रेपिटेशन। जब भी पेशेंट को, आपको निमोनिया के पेशेंट को ऑस्कल्ट करते हो, स्टेथोस्कोप से चेक करते हो जब पेशेंट को, तो आपको क्रिपिटेशन सुनाई देगी। ठीक है, और पेशेंट के सिम्टम्स क्या रहेंगे, खांसी आती है, बलगम के साथ आती है, छाती में दर्द हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो गई है। तो ये क्या है, की फीचर हो गए निमोनिया के। और कई बार रेस्टी स्पूटम जो है इसमें देखने को मिलता है, जिसके की फीचर है। नेक्स्ट है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फीवर के साथ डिश्यूरिया देखने को मिलेगा। डिश्यूरिया मतलब क्या,
जब भी पेशेंट वॉशरूम बाथरूम के लिए जाता है तो उसको दर्द होता है, बार बार बाथरूम आ रही है और आ रही है तो रोक नहीं पा रहा, तुरंत जाना पड़ रहा, तो क्या है, फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी है, प्लस सुप्रा प्यूबिक और प्लैंक रीजन में पेन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, हेडेक, नेक रिजिडिटी, वॉमिटिंग और अल्टर्ड सेंसोरियम। फीवर के साथ अगर पेशेंट कहे कि गर्दन में बहुत ज्यादा ऐसी रिजिडिटी है, स्टिफनेस सी लग रही, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उल्टी जैसा मन हो रहा, मेनिंजाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में परसिस्टेंट फीवर रहेगा, हार्ट मरमर सुनाई देंगे, पेशेंट में वेट लॉस, स्प्लेनोमेगेली, पेटेची देखने को मिलेगी। पेटेची मतलब क्या है, ब्रूसिस टाइप, अंदर जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो जो नीला कलर का धब्बा बन जाता है उसे पेटेची बोलते हैं। ऑटोइम्यून डिसीज लाइक एसएलई और आरए में जॉइंट पेन के साथ मिलेगा, प्लस मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी। मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ साथ क्या है, इसमें रेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बॉडी में रेशेस आ जाएंगे, साथ ही बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी पेशेंट। ड्रग फीवर, अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग लेने से फीवर आ रहा है तो जैसे मेडिसिन स्टार्ट करता है उसके बाद से फीवर आ रहा है पेशेंट बोलेगा। कोई इसका ऑब्वियस इन्फेक्शन नहीं होता है यहाँ पे कोई भी, जैसे मेडिकेशन स्टॉप कर देगा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो बस आप, ड्रग फीवर का एक ही ट्रीटमेंट है, जो भी ड्रग से उसको दिक्कत हो रही है, फीवर आ रहा है, उसको बंद करा दो। देन लिम्फोमा, व्हाट इज लिम्फोमा, इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं फीवर के साथ। ठीक है, नाइट स्वेट, वेट लॉस, इसको 20 सिम्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है, लिम्फोमा एक कैंसरस कंडीशन है, मेलिग्नेंट कंडीशन है। ठीक है, देन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिससे हम जानते हैं, तो फीवर के साथ पेलार्नेस रहेगी, ब्लड सेल्स ही नहीं है, आरबीसी काउंट कम होगा, अदर काउंट भी कम होंगे, तो पेलार्नेस रहेगी, मतलब एनीमिक टाइप ऑफ पेशेंट रहेगा, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन होगा, इम्यून सिस्टम क्या है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहेंगे, और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड कैंसर है, जो चीजें नॉर्मल होनी चाहिए, तो जो ब्लड में सेल्स हैं जो कि सभी तरीके का काम करती है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखती है, वही सेल्स जो है वो सेल काउंट कम हो रहा है या नॉर्मल भी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हमारी बॉडी में जो है इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, लो ग्रेड फीवर, एक्सेसिव स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, वेट लॉस, हीट स्ट्रोक, लू लग गई है, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, हाई हाई फीवर, हॉट ड्राई स्किन रहेगी, और मेन फीचर इसका है कि इसमें चिल्स नहीं देखने को मिलती आप। ठीक है, और स्किन कैसी रहेगी, ड्राई, पर्सपायरेशन वाली स्टेज नहीं होगी, और कॉन्सियसनेस भी अल्टर रहेगी। तो ये थे डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स, ये बहुत अच्छा जो है टेबल है, जो कि डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पर्पज से या कॉम्पिटेटिव पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फीवर, फीवर के भी क्या कोई फायदे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फीवर जो है फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जैसे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो कई सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो पहला इफेक्ट तो यही है, एडवांटेज हमारी बॉडी का। बट ये कुछ लिमिट तक ही अच्छा है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया अगर तो ये हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगता है। तो यहाँ पर यही कहानी पूरी लिखी हुई है कि किस तरीके से ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, अगर फीवर आता है तो सबसे पहले तो आपको करवाना है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट विथ डिफरेंशियल में। तो पूरा जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो तो उसमें सारे से दे ही रहता है, डब्ल्यूबीसी काउंट में प्रोबिल काउंट सब कुछ। साथ ही आपको कर देखना है उसका यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज, मसल एंजाइम्स, इंफ्लामेटरी मार्कर्स जैसे ईएसआर, सीआरपी वगैरह देखेंगे। एचआईवी टेस्ट कराते हैं, अगर कंटिन्यूस फीवर है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है ऑटो एंटीबॉडीज हो, इसलिए फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे। अगर खांसी है, सर्दी खांसी के साथ हो रहा है तो चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी वगैरह करवाएंगे। यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, ठीक है, ये ये देखने के लिए कि कहीं यूटीआई तो नहीं है। ब्लड कल्चर कराते हैं बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के लिए।
थ्रोट स्वेप फॉर कल्चर और पीसीआर करवाते हैं, ठीक है। फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशंस तो नहीं। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करवाते हैं? सबसे पहले तो पैरासीटामोल दे दो, फीवर कम करो, ठीक है। टेपिड स्पॉन्जिंग टू कूल द स्किन, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी करके उसकी पट्टी रखना है। रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट वाटर इंपॉर्टेंट इन पेशेंट ऑफ ड्रेंचिंग स्वेट, जिसको बहुत ज्यादा पसीना आता है फीवर के बाद, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, ओआरएस का घोल देते हैं, इलेक्ट्रोल का घोल देते हैं, ठीक है। फर्दर मैनेजमेंट ऑफ फोकस्ड अंडरलाइंग क्या है, फिर जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया है उससे अगर हमें पता चलता है कि मान लो पेशेंट को मलेरिया डिटेक्ट हुआ है, मलेरिया इन्वेस्टिगेट हुआ है, तो हम फिर क्या करेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे, या उसका जो भी प्रॉपर कोर्स होता है उसका इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन वगैरह देंगे, ठीक है। वहीं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोर्स, जैसे ही कोर्स हम डायग्नोस कर लेते हैं उसके बाद और भी चीजें उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये था फीवर का कंप्लीट लेक्चर। ये थ्योरी पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो, और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।